तो क्वेश्चन नंबर 24 में मोनो एटॉमिक गैस बोला है, 2 मोल्स बोला गया है। तो इसमें डायग्राम दिया है, प्रोसेस ए से स्टार्ट हो रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है, डी जा रहा है, ए आ रहा है वापस, साइक्लिक पाथ ले रहा है। तो Vb बाई वी ए 2 दिया है, Vd बाई वी ए 4 दिया है, मतलब Vd बाई Vb का कितना होगा? Vd बाई Vb 2 होगा। हो गया। Then calculate the temperature of the gas at point B. Calculate temperature of the gas at point B. तो B में टेम्परेचर निकालने के लिए बोल रहा है। हीट एब हाँ, P1 V1 टेम्परेचर कैसे आएगा? T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2। हाँ, तो टेम्परेचर पूछा है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय द गैस इन ईच प्रोसेस में हीट कितना है वो निकालना है। तो टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, पूरा साइकिल में वर्क डन कितना है वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले टेम्परेचर निकाल देते हैं, तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कर सकते हैं। सही है। तो इसको करने के लिए मैं एक डार्क कलर का ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। तो अब क्या है कि अब ये देखो, वो ए बी जो प्रोसेस है उसको अगर एक्सटेंड करोगे, वो ओरिजिन दे के पास करेगा, ये इसको ओरिजिन दे के पास करेगा। मतलब क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब VA बाई हम लोग बोल सकते हैं VA बाई TA इज इक्वल टू VB बाई TB, यही बोल सकते हैं ना। सो TB इससे कैसे आएगा, TB इज इक्वल टू VA बाई TA इंटू VB। तो VB बाई VA कर दो इंटू TA कर दो। तो VB बाई VA कितना है, VB बाई VA 2 है, TA 300 है, 2 इंटू 300 हो गया ये 600। तो एक आंसर आ गया, टेम्परेचर एट पॉइंट बी पॉइंट में टेम्परेचर आ गया 600 केल्विन। हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द प्रोसेस इन ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस में हीट निकालना है। तो क्यू ए बी निकाल देते हैं, क्यू ए बी निकाल दो। ये थोड़ा सा और दिख नहीं रहा, और एक कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, दिखेगा। तो क्यू ए बी निकालते हैं, क्यू ए बी क्या होगा बोलो। ए बी ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कांस्टेंट पी होगा। तो आइसो कौन सा प्रोसेस है ये, ए बी कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर में होगा। तो अगर ये कांस्टेंट प्रेशर में आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, तो क्यू पी इज हमारा डेल्टा एच होता है, क्यू पी होता है डेल्टा एच। तो क्यू पी डेल्टा एच होगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, एन सी पी एम T2 माइनस T1, मतलब TB माइनस TA। तो ये डेल्टा एच QP डेल्टा एच हो गया। हम जानते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में QP डेल्टा एच होता है, तो डेल्टा एच ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जो हो रहा, तो एन सी पी एम, एन हो गया 2, मोनो एटॉमिक बोल रहे हो 3/2 R होगा CBM, तो CPM होगा 5/2 R। तो ये 5/2 R कर दो, 5/2 R, R को 2 कैलोरी में ले लो। TB माइनस TA कितना है, TB 600 है, TA 300 है, बस आ जाएगा। तो QAB आ गया हमारा। हाँ, हाँ, मोनो एटॉमिक गैस का उतना होता है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, उसका थ्योरी है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से वो हम लोग सबका मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक लीनियर, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक केसेस में उसका CBM और CPM पढ़ लोगे, फिजिक्स में है। ठीक है। CPM क्या होता है, CBM प्लस R होता है कि नहीं?
तो इसमें आर ऐड कर दो, ये आ रहा है ना। अब क्यू ए बी आ गया, क्यू बी सी देखेंगे हम, क्यू बी सी कैसे आएगा। क्यू बी सी देखो, क्यू बी सी यहाँ पे बी सी है, बी सी कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्यू होता है -W। क्यू अगर -W है तो -W कितना है, -2.303। nRT, n is 2, r t is 600, nRT log V2 by V1 मतलब VC by VB। VC by VB तो दिया नहीं है, VC इक्वल्स टू VD होगा ना, तो VD by VB, तो VD by VB 2 होगा, ठीक है। तो QBC आ गया, बोलो सही है कि नहीं। QAB आ गया, QBC आ गया, बोल रहा है Q इन ईच प्रोसेस, QCD निकालते हैं। QCD कैसे है, QCD एडियाबैटिक में 0 होता है, ये एडियाबैटिक है क्या, CD एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में क्यू भी डेल्टा यू होता है, और डेल्टा यू क्या होता है, NCBM T2 माइनस T1, मतलब टी ए माइनस टी बी कर सकते हैं, टी ए इक्वल टू टी डी होगा, टी बी इक्वल टू टी सी होगा, तो यही कर सकते हैं हम। तो एन कितना है 2, CBM कितना है 3/2 इंटू आर, टी ए माइनस टी बी, टी ए है 300, टी बी है -300 माइनस 600, तो ये हो गया क्यू भी। क्लियर है। ये क्यू सी डी आ गया, क्यू सी डी आ गया, क्यू डी ए चाहिए। अब क्यू डी ए कैसे निकलेगा बोलो। हाँ, डी ए देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है। क्यू डी ए इज इक्वल टू -W DA। तो -W DA क्या है, -W कितना होगा, -2.303 nRT log आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस V2/V1, यही फॉर्मूला है। तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 2.303, n हो गया 2, r हो गया 2, कैलोरी में ले लो, r कितना है nRT, t कितना है इसमें 300, और log log VA/VD होगा, तो VA/VD कितना है 1/4, हाँ 1/4 ना, VA/VD 1/4, तो इसको पुट कर दो, आ जाएगा टोटल। तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द गैस इन ईच प्रोसेस, सब प्रोसेस का क्यू मिल गया। तो अगर क्यू टोटल करना चाहोगे तो क्यू टोटल मिल जाएगा कि नहीं, क्यू टोटल इज इक्वल टू क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी ए प्लस क्यू, नहीं ए बी बी सी सी डी क्यू डी ए, ये चारों को ऐड करने से क्यू टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन पूछ रहा है, तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा। अब टोटल डेल्टा यू 0, हाँ यस, तो ये टोटल प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, स्टेट फंक्शन डब्ल्यू डेल्टा यू 0 होगा, डेल्टा यू 0 इक्वल टू क्यू टोटल प्लस डब्ल्यू टोटल। तो अगर क्यू टोटल आ गया तो डब्ल्यू टोटल क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू टोटल, दैट्स ऑल, ठीक है। फर्स्ट में हाँ ग्राफ देखे, ग्राफ देख के ही करेंगे ना क्वेश्चन। आर का, आर का वैल्यू जो क्वेश्चन का ऑप्शन में रहेगा, कैलोरी में दिया है तो 2 लेना है, जूल में दिया है तो 8.314 लेना है। क्वेश्चन का ऑप्शन देखो कौन सा यूनिट में दिया है, उसको देखते हुए लेंगे हम। आइसोबारिक कौन सा, कहाँ आइसोबारिक है, ए बी,
ए बी जो है ओरिजिन दे के पास कर रहा है, ए बी ओरिजिन दे के पास कर रहा है, मतलब क्या होगा, V by T is constant, V is directly proportional to T। आइडियल गैस में N तो कांस्टेंट होता है, अगर N कांस्टेंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P भी कांस्टेंट होगा। तो अगर P कांस्टेंट है तो आइसोबारिक हो गया, तो AB को हम आइसोबारिक लेके करेंगे, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा ना। और कुछ क्वेश्चन था कि फिर थ्योरी स्टार्ट करें? 22 था, और ये देखना है, और ठीक है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो दो चीज करना है, इधर फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो वर्क के लिए एरिया अंडर द कर्व। तो अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो उसका उसका जो एरिया आएगा, एरिया तो निकालने में तुम लोग 9th क्लास से सीख रहे हो नहीं, कोई भी शेप का कोई भी शेप का अगर कोई फिगर रहेगा, उसका एरिया तुम लोग निकाल सकते हो, निकाल सकते कि नहीं। तो अगर कोई पूछेगा इसका वर्क कितना है, टोटल वर्क बोलो, तो टोटल एरिया ले लो, खत्म, ठीक है। और फॉर्मूला किसका? हाँ, हाँ, उसका नीचे एरिया जो होगा, हाँ, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला से अगर एरिया आ रहा है सही है, नहीं आ रहा तो हम लोग एरिया निकाल के उसका वर्क निकालेंगे, ऐसे करके वर्क डन दो प्रोसेस से निकाल सकता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं। 1 mole of a perfect monoatomic gas is put through a cycle consisting of the following 3 reversible steps। परफेक्ट मोनोएटॉमिक मीन्स आइडियल गैस, ठीक है। 1 मोल गैस जा रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, ये फॉलोइंग स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है, सी ए, पहले सी ए को लिया, सी ए ये वाला, ये जो कर्व है, ये सी ए कर्व को लिया, तो सी ए कर्व को ऐसे लिया, सी ए को पहले लिया, स्टार्ट किया। सी ए बोल रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 2 एटमोस्फियर 10 लीटर, ये 2 एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर में है, 10 लीटर, ये लीटर में है, 2 एटमोस्फियर 10 लीटर, यहाँ से जा रहा है टू 20 एटमोस्फियर 1 लीटर, तो 20 एटमोस्फियर 1 लीटर, ठीक है, यहाँ तक चला गया, सही है, सी से ए गया, सी से ए गया। ए बी आइसोबारिक एक्सपांशन, हमारा ए बी जो है वो आइसोबारिक एक्सपांशन, ए बी जो है आइसोबारिक एक्सपांशन, ए बी आइसोबारिक एक्सपांशन एक प्रोसेस है, इसमें प्रेशर, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक सही है, सही बोल रहा है। ए बी इज आइसोबारिक एक्सपांशन इन रिटर्न गैस टू द ओरिजिनल वॉल्यूम 10 लीटर, तो मतलब तो वॉल्यूम 1 लीटर से फिर 10 लीटर चला गया, ये सेकेंड स्टेप है, ए बी हो रहा है, ठीक है। विथ टी गोइंग फ्रॉम T1 टू T2, इसमें T1 था, टेम्परेचर चेंज हो गया, T2 में आ गया, ठीक है। तो फिर बी सी कूलिंग ए गैस वॉल्यूम, बी सी गैस को कूलिंग किए, यहाँ से यहाँ गया, कूलिंग द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यस आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम टू ब्रिंग द गैस टू द ओरिजिनल प्रेशर एंड टेम्परेचर, फिर वापस आ गया, तो घर से निकला था घूम फिर के, फिर वापस घर को आ गया, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। द स्टेप्स आर शोन इन द स्कीमेटिकली इन द फिगर शोन, कैलकुलेट Q1 एंड T2, तो T1 T2 निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा ई क्यू डब्ल्यू इन कैलोरीज फॉर ईच स्टेप एंड फॉर द साइकिल, ओके। तो पहले हम देखेंगे कि T1 T2 कैसे निकालें, ओके। तो T1 T2 निकालने के लिए हम लोग जो प्रोसेस है, तो ये C से A जा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है कि नहीं, C से A जो जा रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें हमें Q भी निकालना है, डेल्टा ई डब्ल्यू सब निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका डेल्टा ई 0 होगा, ठीक है। तो डेल्टा ई सी ए 0,
ओके, और डेल्टा ई ए बी निकाल दो। डेल्टा ई ए बी जो निकल रहा है निकाल दो। डेल्टा ई ए बी आइसोबारिक प्रोसेस है। अच्छा, डेल्टा ई ए बी कैसे निकलेगा? डेल्टा एच ए बी निकलेगा एनसीपीएम डेल्टा टी, नहीं, डेल्टा एच ए बी निकलेगा। एन कितना है? 1। सीपीएम कितना है? मोनो एटॉमिक 5/2 आर। एनसीपीएम डेल्टा टी, तो डेल्टा टी चाहिए हमें T2 माइनस T1, ये आ जाएगा डेल्टा एच। डेल्टा एच आ गया, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। लेकिन डेल्टा एन गैस आर टी जो है वो नहीं है, तो हाँ हाँ पी डेल्टा पी, नहीं तो डेल्टा यू ऐसे आएगा। एन सीबीएम डेल्टा टी है ना, तो एन सीबीएम कितना है? 3/2 आर। 3/2 आर T2 माइनस T1, तो T1 T2 नहीं है, T1 T2 आ गया तो ये आ जाएगा डेल्टा ई। और डेल्टा बी सी क्या होगा? डेल्टा ई बी सी होगा, बी सी है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो डेल्टा ई आइसोकोरिक प्रोसेस में इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो बोल रहा है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा तभी ये चेंज होगा। हाँ, चेंज चेंज हो रहा है, T2 से T1 हो रहा है। तो डेल्टा इज 3/2 आर T1 माइनस T2 हो जाएगा। T1 माइनस T2, ओ ये इसका माइनस है, तो मतलब टोटल डेल्टा ई जीरो आ रहा है, आ रहा है ना, ये इसका माइनस है ना, तो चाहे जो जीरो आना ही था, ये साइक्लिक प्रोसेस है ना। लेकिन T1 T2 चाहिए। T1 T2 कैसे आएगा बोलो? T1 T2 ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। पीवी को एनआरटी लगाएंगे, पीवी एनआरटी, पीवी दिया है। हाँ हाँ टी निकल जाएगा, तो यहाँ पे टी यहाँ पे करते हैं। T1 इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको ये मिटेगा, इसको क्या है ना, मिटाना पड़ेगा ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे? T1 इज इक्वल टू पी वी बाई आर, पी वी बाई एन आर, ठीक है। तो पीवी इसका इसका पीवी सेम है, तो पीवी कितना है इसका? पीवी 10 × 2 20 बाई एन है 1 इंटू आर। आर कितना है? आर है 0.0821, ठीक है। तो इससे T1 आ जाएगा, ये T1 आ गया। ये आइडियल गैस से T2 निकल जाएगा, T2 भी निकल जाएगा ऐसे करके। हाँ, तो ये P1 V1 कर लो, इसको P2 V2 करके एन आर। तो P2 V2 इसका T2 यहाँ पे है, P कितना है इसका? P है 20, V कितना है 10, 20 × 10, 20 × 10 डिवाइडेड बाय N कितना है 1 इंटू R 0.0821। तो हमारा T1 T2 निकल जाएगा, T1 T2 निकल गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इसके बाद डेल्टा ई क्यू फॉर ईच स्टेप, तो ईच स्टेप का डेल्टा ई हम लोग कैलकुलेट कर लिए, टोटल डेल्टा ई जीरो होगा। अब क्यू निकालना है, तो क्यू किसका निकालना है? क्यू ए बी निकालना है। क्यू ए बी बी सी सी ए देखेंगे। हाँ हाँ, तो फिर हो जाएगा ना, फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा। फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नोट्स देखो कहाँ पे फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देखने से सब हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं थ्योरी में चलता हूँ, राइट। तो फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, मैं सेकेंड लॉ स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ,
हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा। तो अभी एक हैंड रिटेन नोट्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हम्म, तो फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है लिमिटेशंस, उसका फर्स्ट लॉ का लिमिटेशंस है। थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? हीट और वर्क का रिलेशन बोलता है। फर्स्ट लॉ मतलब इतना हीट अगर कोई रिएक्शन से निकलेगा उससे वर्क में कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब हम टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन से हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री एक टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले सेकेंड लॉ देख लेते हैं, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, कि पहले थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ लें। एक्चुअली सीक्वेंस यही है कि सीक्वेंस यही है, फर्स्ट लॉ के बाद थर्मोकेमिस्ट्री, उसके बाद होता है हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, तो वही करते हैं। हम क्या करते हैं, सीक्वेंस पढ़ लेते हैं सीक्वेंस से। तो फर्स्ट लॉ के बाद क्या हुआ हमारा? सेकेंड लॉ थोड़ा, थर्मोकेमिस्ट्री इजी है, सेकेंड लॉ डिफिकल्ट है। कहाँ गया नोट्स? हाँ, सी बी इज इक्वल टू एन इंटू सी बी एम। सी बी एम मतलब पर मोल है, एक मोल सब्सटेंस के लिए सी बी एम। हाँ, सी बी एम इज इक्वल टू सी बी बाई एन। एन सी बी एम डेल्टा टी। हाँ, केमिस्ट्री में सी बी एम लेता है। सी बी मतलब टोटल हीट कैपेसिटी। सी बी मत वो फिजिक्स बुक में ऐसे वो लोग लेते हैं। सी बी मतलब टोटल हीट कैपेसिटी, सी बी एम मतलब हीट कैपेसिटी पर मोल। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब ये है, तो एंथैल्पी ये सब हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में ये पढ़ना है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, थर्मोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस।
तो थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which deals with heat exchange, which deals with study of heat exchange during a chemical reaction. क्लियर है? कोई केमिकल रिएक्शन में कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसका केमिस्ट्री को थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो अभी थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई भी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन यूज करना है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन वही है जिसमें हम इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का उसका फिजिकल स्टेट एलोट्रोप सब एक्सप्रेस करेंगे और हीट एक्सचेंज कितना हुआ वो भी लिखेंगे। अगर वो लिखे तो वो इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नाउ क्लियर? एग्जांपल, सपोज हमारा रिएक्शन हो रहा है H2 प्लस हाफ O2, ये दे रहा है H2O लिक्विड, तो वो व्हाइट पेज में जाना पड़ेगा तब अच्छा होगा। अरे ये कहाँ से आ गया? अच्छा, वो खुला नहीं अभी तक। देखो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में सपोज हमारा है H2 react with O2, H2 react with O2 giving you H2O। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? H2 react with half O2 give you H2O liquid, ये रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में हीट एक्सचेंज कितना होता है? -286 किलो जूल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये -286 किलो जूल जो होगा, ये इक्वेशन में हम इसका गैस लिखे, लिक्विड लिखे, कोफिशिएंट कुछ भी दिए, तो इस जो इक्वेशन को थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है? अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अगर हम फिजिकल स्टेट चेंज कर देंगे, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये आएगा H2O गैस। तो क्या डेल्टा एच सेम रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। तो इसमें देखा गया कि डेल्टा एच आ रहा है -244 किलो जूल आ रहा है। ठीक है, सही है। अब कोई अगर पूछेगा कि H2 2 कर दो प्लस O2 गैस और H2O2 लिक्विड, क्या इसका डेल्टा एच -286 होगा? इंटू 2 हो जाएगा 286 किलो जूल। ठीक है। अब कोई बोला कि नहीं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, H2O लिक्विड, ये दिया H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? +286। और ये जो सब हो रहा है इसको एक लॉ बना लिए, वो लॉ है लाप्लास लावोइशियर लॉ। लाप्लास लावोइशियर लॉ, वो लॉ क्या बोलता है? सिंपल है, कोई इक्वेशन अगर है उसको हम उल्टा कर दिए तो एंथैल्पी का साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। उल्टा लिख रहे हैं तो साइन चेंज होगा। और इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये लॉ कोई बड़ा चीज नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये सिंपल सा चीज कुछ कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है, A प्लस बी प्लस एक्स किलो जूल,
ये दिया C प्लस डी, और A प्लस बी दिया C प्लस डी माइनस एक्स किलो जूल दिया। तो ये रिएक्शन क्या होगा? A प्लस बी माइनस वाई किलो जूल दिए, तो ये आया E प्लस एफ, और A प्लस बी E प्लस एफ प्लस वाई किलो जूल आया। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है? फर्स्ट टू रिएक्शन एंडोथर्मिक, ठीक है, क्योंकि x किलो जूल रिएक्टेंट में ऐड किए, प्रोडक्ट साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। y किलो जूल रिएक्टेंट में सब्ट्रैक्ट किए, प्रोडक्ट में गया है तो ऐड हुआ, तो मतलब ये हो गया एक्सोथर्मिक। सही है? समझ में आया? तो एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, किस साइड में एब्जॉर्ब होगा, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड? बोलो। यस यस। हाँ, ये कुछ स्टूडेंट को मालूम नहीं है, मैं इसको बोल देता हूँ। कुछ स्टूडेंट लास्ट में पूछते हैं, सर ये एंडोथर्मिक कैसे पता चला? तो इसीलिए मैं पहले से ये क्लियर कर देता हूँ, सिंपल सा बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है। तो याद रखो, हीट जो है इसको हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखेंगे। अगर रिएक्टेंट साइड में ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर रिएक्टेंट साइड में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जितना सब्ट्रैक्ट होगा हम बोलेंगे डेल्टा एच उतना ही है, साइन लेस देन जीरो होगा। तो ये रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ये रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन का कन्वर्जन, एक्स यहाँ पे प्लस है, इधर गया माइनस, इधर माइनस है, इधर गया प्लस। ठीक है, क्लियर है? और जो ये रिएक्शन में हीट एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, बोलो? उसके बाद लिखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर और डेल्टा आर एच। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसका ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो पहले से तुम लोग बोले कि सर उसका फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अगर फिजिकल स्टेट चेंज होगा वो चेंज होगा। नंबर टू क्या बोले कि उसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर थ्री क्या है, और क्या है? ये दोनों छोड़ के और क्या है? हुँ? इसका एलोट्रोप्स पे डिपेंड करेगा, इसका एलोट्रोप्स पे डिपेंड करेगा। सपोज हम लोग क्या किए, कार्बन ग्राफाइट को आग में डाल दिए, ये जल जाएगा? क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इसका डेल्टा एच है -395, तो इसमें हीट रिलीज होगा। अब डायमंड को आग में डाल दिए, डायमंड भी जल गया, आग का टेम्परेचर ज़्यादा था तो डायमंड भी जल गया। कि दोनों में क्या वेस्टेज सेम होगा? दोनों में हीट रिलीज भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एलोट्रोप चेंज हो गया तो भी एंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है?
रिएक्टेंट साइड में होगा। तो 4 नंबर क्या है? एलोट्रोप्स हो गया। 4 नंबर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस टेम्परेचर में हम स्टडी कर रहे हैं वो उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे, ये जो एंथैल्पी चेंज दिख रहा है ना, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, ये वैल्यू चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा? ये 298 केल्विन में हमारा एक्सप्रेशन है। ये सभी टेम्परेचर में हीट रिलीज सेम नहीं होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एंथैल्पी चेंज पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। ये किरचॉफ इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि पहले से ही मैंने बता दिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं। सही है कि नहीं, बोलो? तो तो लास्ट पॉइंट है, एंथैल्पी चेंज डिपेंड करता है measured, if measurement is done measured at constant pressure और कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर एंथैल्पी चेंज हम देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर में मेजरमेंट किए तो क्यूपी हो जाएगा डेल्टा एच, और कांस्टेंट वॉल्यूम में मेजरमेंट किए तो हीट एनर्जी हो जाएगा डेल्टा यू। ओके, तो कौन सा केस में मेजर कर रहा है? तो हमारा डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस आर टी। ठीक है, ये होगा उसका रिलेशन। ये जीरो लिखा क्योंकि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड को हम लोग ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, सब चीज का स्टैंडर्ड होता है। कोई भी चीज लो, हम लोग स्टैंडर्ड को हम लोग प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, जिसको हम सब लोग मानते हैं इस कंडीशन एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि अगर मेजरमेंट डन एट 1 बार और मोलारिटी 1 मोलर एट ए गिवन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन 298 केल्विन ले सकते हो। ठीक है, अगर टेम्परेचर दिया नहीं है क्वेश्चन में 298 ले सकते हो, क्योंकि 298 स्टैंडर्ड एम्बियंट रूम टेम्परेचर होता है। स्टैंडर्ड एम्बियंट रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। इस टेम्परेचर में लेबोरेटरी में सब काम होता है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए एडजस्टेबल टेम्परेचर है। ठीक है, स्टैंडर्ड एम्बियंट रूम टेम्परेचर। तो ये स्टैंडर्ड एम्बियंट रूम टेम्परेचर जो है ये 298 केल्विन है, उसको हम लेके मेजरमेंट करते हैं। वो मेजरमेंट में जो जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए ऊपर एक जीरो लिखते हैं, डेल्टा एट सुपरस्क्रिप्ट जीरो, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। समझ में आया? कोई अगर अलग टेम्परेचर में डेल्टा एच निकालना है तो ये किरचॉफ इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया? तो उसके बाद नेक्स्ट लिखो, if measurement is done at constant pressure and constant volume, qp is delta h,
ये जानते हैं, क्यू बी इज डेल्टा यू, ये भी हम लोग जानते हैं। और डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन ये है, हम लोग पढ़े थे। तो अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट प्रोड्यूस हुआ तो क्यू बी डेल्टा यू देगा। तो डेल्टा एच पूछा है तो ये फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। अगर डेल्टा एन गैस जीरो हो गया तो डेल्टा एच क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा यू। सही है। अगर डेल्टा एन गैस ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। बोलो। कंप्लीटेड। तो ये जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है ना कोई रिएक्शन का, तो उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजरमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 11 टाइप का है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स? 11 टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है। कहाँ गया कर्सर? तो 11 टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज होगा। तो टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो जो जितना भी रिएक्शन है इसमें एंथैल्पी चेंज 11 टाइप का है। फर्स्ट है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ओके। सेकेंड टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ कॉम्बशन। थर्ड टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। फोर्थ टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। फिफ्थ टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। सिक्स्थ टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सेवेंथ टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन। एथ टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। नाइन्थ टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। 10th टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। एंड 11 टाइप है एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये चैप्टर में हम लोग यही एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। समझ में आया? ये सब लिख दो इसे। तो कोई रिएक्शन किस टाइप का है, रिएक्शन में वेपोराइजेशन हो रहा है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर रिएक्शन में फ्यूजन हो रहा है मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, तो फ्यूजन हो रहा है, जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर रिएक्शन में कंबशन हो रहा है तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। अगर रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड बेस से न्यूट्रलाइज कर रहा है, जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर कोई पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो जो एंथैल्पी चेंज होगा एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा, एसिड सॉल्यूशन होगा, बेस सॉल्यूशन होगा या सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, उसको पानी डाल के हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्ट, कोई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन जब 1 मोल सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। एटोमाइजेशन क्या है? एटोमाइजेशन में बताऊंगा बाद में। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन है अगर कोई डिहाइड्रेटेड सॉल्ट है उसमें से हाइड्रेट सॉल्ट बन रहा है, वो है हाइड्रेशन। ट्रांजिशन क्या है? अगर कोई एक एलोट्रोप से दूसरा एलोट्रोप चेंज हो रहा है, कार्बन ग्राफाइट से डायमंड, सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, फास्फोरस व्हाइट से रेड, तो कोई एक एलोट्रोप से दूसरा एलोट्रोप अगर चेंज हो रहा है उसमें एंथैल्पी चेंज कितना होगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ वो सब पढ़ाएंगे ना, मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मूवी का अभी मूवी का हाईलाइट में दिखा रहा हूँ, मतलब जस्ट एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ। अब रियल मूवी अभी डिस्कस करेंगे क्या है। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आ गया कि रिएक्शन का टाइप को लेके हम एंथैल्पी भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तीन चीज जानना है। एंथैल्पी जो डिफाइन कर रहे हैं, कुछ केसेस में एंथैल्पी जो डिफाइंड है वो रिएक्शन में रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है, कुछ केसेस में एंथैल्पी डिफाइंड है प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, कुछ केसेस में दोनों के लिए डिफाइंड है। ठीक है, और एंथैल्पी कुछ केसेस में हमेशा नेगेटिव होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कुछ एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, कुछ एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये चीज भी केयरफुली जानना है। और एंथैल्पी कोई डिफाइंड है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया तो उसका इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर इक्वेशन बना लिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया है तो हाइड्रेशन दिया है तो उसका इक्वेशन अगर बना लिए, उसका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या है, तो हम लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री एक इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करता है उसमें गलत आंसर आ जाता है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हम एंथैल्पी जो एक्सोथर्मिक है हम एंडोथर्मिक ले लिए, प्लस को माइनस ले लिए, माइनस को प्लस ले लिए, तब प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक एक एंथैल्पी हम डिफाइन करते हैं, उसका रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, तब ये चैप्टर हो जाएगा। समझ में आया? तो इसके बाद क्या है, इसके ये चैप्टर ये सब एंथैल्पी डिफाइन के बाद और और थोड़ा सा पोर्शन है, वो है एप्लीकेशन ऑफ हेच लॉ, रेजोनेंस एनर्जी, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये सब इस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, अब मैं अटैचमेंट में चलता हूँ। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है जेई में। ठीक है, अब कहाँ गया वो सब? यहाँ पे था। हाँ, तो यहाँ पे देखो, हमारा एंथैल्पी का डेफिनेशन पढ़ लो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, the quantities of substance indicated in the balance equation react completely to form product, so the total enthalpy change in that is known as enthalpy of reaction। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन दिया है उसमें स्टार्टिंग में ये लगा लो, क्या? टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन, ये लगा लो सबका डेफिनेशन के सामने, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, ये अच्छा से समझना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये डेफिनेशन में ये बोला है कि टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। समझ में आया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब the enthalpy change that takes place one mole of when 1 mole of a substance is formed डायरेक्टली फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसका एलिमेंट से जब ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, याद रखो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मस्ट बी इन मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में ही लेंगे, तब आएगा। ठीक है, तो इसको इसका एग्जाम्पल देने के लिए, पार्डन, हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी, एक मिनट। हाँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है, जो 11 टाइप है ना, सब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, वही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 11 टाइप है। अभी देखो मैं अटैचमेंट में जाता हूँ। अभी दिख रहा है? ये फिर पीछे चला गया। सो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये नोट्स कुछ मत लिखो, अभी समझ जाओ, पहले समझना जरूरी है। नोट्स बाद में मैं भेज दूंगा, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा, तो नोट्स देखो और उसका जो कॉन्सेप्ट है समझ समझ लो, और उसके बाद डाउट कोई होगा तो पूछ लो। तो इसमें देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कोई पूछेगा कि C2H5OH का फॉर्मेशन बताओ, तो C2H5 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब C2H5OH में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट को रिएक्ट करके ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा, वही रिएक्शन करोगे तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो 1 मोल प्रोड्यूस कैसे होगा? 2C ग्राफाइट से प्रोड्यूस होगा। और हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन का एलिमेंट क्या है? H2 गैस एलिमेंट है। इसका ऑक्सीजन एलिमेंटरी स्टेट क्या है? हाफ O2, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो हाफ करना है। इसको हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट जरूरी है। तो 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए एलिमेंट जब रिएक्ट करेगा, तो एलिमेंट रिएक्ट करने से जो जो जितना कोफिशिएंट चाहिए वो कोफिशिएंट बैलेंस कर लो, तो उस इक्वेशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। मतलब ये रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा वही होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। ठीक है, अगर इसको स्टैंडर्ड स्टेट में एक्सप्रेस करोगे तो ऊपर 0 लिख दोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, ये पूछोगे सर 2C कार्बन जो लिए, ग्राफाइट क्यों लिए? क्योंकि कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन होता है कार्बन ग्राफाइट। कार्बन का डायमंड है, ग्राफाइट है, कार्बन का एक फ्लोरीन बोल के एक न्यू सब्सटेंस निकला है, कार्बन एमोरफोस कार्बन। हाँ 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 हाँ, एमोरफोस कार्बन हो गया, कोल हो गया। तो कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ग्राफाइट माना गया, क्योंकि नेचर में कोल के बाद कार्बन का ग्राफाइट ज्यादा रहता है। ठीक है, कोल तो अमोर्फोस है, तो हम क्रिस्टलाइन लेंगे, तो क्रिस्टलाइन में कार्बन ग्राफाइट को लिया गया मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो एलिमेंटरी स्टेट है, ऑक्सीजन गैस एलिमेंटरी स्टेट है, तो उसका रिएक्शन से जो एंथैल्पी निकलेगा, इधर एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, तो एंथैल्पी होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फर्स्ट लाइन समझ में आ गया सबको? बोलो। इसमें 3 चीज याद रखो। क्या क्या याद रखना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में जो चीज फॉर्म हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, एक चीज। दूसरा चीज, ये जिससे फॉर्म होगा वो सब एलिमेंटरी स्टेट में होना चाहिए, वो एलिमेंटरी स्टेट होना चाहिए। उसको बैलेंस करो, जैसे कि ये 1 मोल रहा है, इसको बैलेंस कर लिए। तीसरा चीज है, ये जो एलिमेंटरी स्टेट में तो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ही लेना है, मतलब कार्बन में ग्राफाइट ही लेना है।
डायमंड लेंगे तो इसका जो ये रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज बाय डेफिनेशन। हो गया क्लियर? एलिमेंटरी स्टेट मतलब एलिमेंट्स, जो एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है ना, सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट रहेगा उसमें, H2O2 C, वो है एलिमेंटरी स्टेट। तो इसके बाद और एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है, वो एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट समेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का समेशन। मतलब जितना भी प्रोडक्ट्स है सब प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड कर दो, अब उसका कोफिशिएंट भी लेना है, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो होगा उसको भी फॉर्मेशन को ऐड करके उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके फॉर्मेशन को ऐड करके जो आएगा यहाँ लिख दो। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है? हम्म। H2, हाँ देखो, H2O2 जो है वो मॉलिक्यूल है, लेकिन नेचर में H2 एग्जिस्ट करेगा कि सिंगल H एग्जिस्ट करेगा? H2 जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक एलिमेंट लेके, ओनली वन एलिमेंट लेके, जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको उस फॉर्म में लिखना है। कार्बन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो C1 लिखेंगे, फास्फोरस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो P4 लिखेंगे, अगर सल्फर भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है S8 लिखेंगे। जिसका जो एलिमेंटरी स्टेट है उसका वही एलिमेंटरी स्टेट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है वही एलिमेंटरी स्टेट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यस। हाँ हो, वो अभी मैं बता रहा हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। तो ये बाय कन्वेंशन लिया गया है। क्या कन्वेंशन लिया गया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन को जीरो लेते हैं हम लोग। क्यों लेंगे? आप देखो, अगर ग्राफाइट फॉर्म होगा तो ग्राफाइट किससे फॉर्म होगा? ग्राफाइट से फॉर्म होगा। अगर कार्बन ग्राफाइट ग्राफाइट से फॉर्म होगा तो क्या होगा? x - x 0। अगर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हम लेंगे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन बाय डेफिनेशन क्या होगा? वो हाइड्रोजन से ही फॉर्म होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही एलिमेंटरी स्टेट है। तो एलिमेंटरी स्टेट से कोई अगर फॉर्म होगा तो एलिमेंटरी स्टेट से एलिमेंटरी स्टेट ही फॉर्म हो रहा है, मतलब एंथैल्पी चेंज तो होगा नहीं, कुछ उसका चेंज ही नहीं हुआ। तो इसीलिए बाय कन्वेंशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटरी, ऑल एलिमेंटरी स्टेट्स आर जीरो। हाँ, रिएक्टेंट जीरो हो गया, प्रोडक्ट का ही रहेगा, इसीलिए तो लिखे हैं हम यहाँ पे। ये क्यों लिखे हैं यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफाइट इंटू 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 × 3 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 × 1/2। लेकिन ये सब जीरो है, रिएक्टेंट सब जीरो है। अगर रिएक्टेंट जीरो है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए, क्वेश्चन में वो दे देगा। ये तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, इसको यूज कर सकते हैं बाकी जगह। पहले ये समझना है क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको बाद में यूज करना है।
तो अगर कोई रिएक्शन है जो एलिमेंटरी से फॉर्म नहीं हो रहा, एलिमेंट से फॉर्म नहीं हो रहा, तब तो जीरो नहीं होगा ना। बोलो, सपोज मैं एक रिएक्शन लिया C2H4, C2H4 प्लस C2, कोई एक रिएक्शन लिया C2H4 प्लस H2, क्या दिया C2H6, तो इसमें H2 का फॉर्मेशन जीरो होगा, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 और C2H6 का जीरो होगा? नहीं होगा। तो जो जीरो नहीं होगा वो रह जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। कोई भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ वैल्यू होता है, वो किसी के साथ इक्वल नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब ये रिएक्शन में वही चीज बोला है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन में H2O का जो एलिमेंटरी स्टेट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का एक मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्लियर हो गया? अब जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंटरी स्टेट का जीरो लिए, कार्बन ग्राफाइट को हम लोग जीरो लिए, हाइड्रोजन गैस को जीरो लिए, ऑक्सीजन गैस को जीरो लिए, सल्फर रोम्बिक को जीरो लिए। सल्फर मोनोक्लिनिक जीरो नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा सल्फर S8 मोनोक्लिनिक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, देखो मोनोक्लिनिक का फॉर्मेशन रोम्बिक से होगा। रोम्बिक से मोनोक्लिनिक फॉर्मेशन होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन होगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन होता है एक एलोट्रोप से दूसरा एलोट्रोप चेंज। तो मोनोक्लिनिक का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, ये जीरो नहीं होगा। कोई एक एलिमेंट का एक ही एलोट्रोप्स को जीरो लिया गया, समझ में आया? सल्फर रोम्बिक को जीरो लिया गया, मोनोक्लिनिक को जीरो नहीं लिया। सल्फर का बहुत सारा एलोट्रोप्स है, 6 टाइप का एलोट्रोप्स है सल्फर का। सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, मिल्क सल्फर, ऐसे करके 6 टाइप का एलोट्रोप्स है सल्फर का। तो उसमें रोम्बिक को ही जीरो लिया, कार्बन में ग्राफाइट को ही जीरो लिया। ठीक है, क्लियर है? लेकिन कार्बन डायमंड जीरो होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस व्हाइट ही जीरो लिया, फास्फोरस ब्लैक जीरो नहीं लिया। तो एंथैल्पी ऑफ, हाँ 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 बिल्कुल, एक ही एलोट्रोप्स को ही जीरो माना है, उसको ही हमें लेना है। फास्फोरस का व्हाइट को लिया है, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस को हम लोग इजीली लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं और स्टेबल है। लेकिन मोस्ट स्टेबल ब्लैक होता है, फास्फोरस का मोस्ट स्टेबल ब्लैक होता है, लेकिन व्हाइट को हम लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, इसीलिए उसको ही जीरो लिया है। और कार्बन ग्राफाइट डायमंड से ज्यादा अवेलेबल है और इसलिए उसको जीरो लिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ब्रोमीन लिक्विड को जीरो लिया है, ब्रोमीन गैस को जीरो नहीं लिया। समझ में आ रहा कि नहीं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ब्रोमीन लिक्विड को ही जीरो माना है। ओके, क्यों? ब्रोमीन, ब्रोमीन 298 केल्विन में लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसीलिए ब्रोमीन गैस को जीरो नहीं लिया, लिक्विड को जीरो लिया। लेकिन क्लोरीन का गैस को जीरो लिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस को जीरो लिया है। क्लोरीन लिक्विड को जीरो नहीं लिया, क्लोरीन गैस को ही लिया है जीरो, क्योंकि रूम टेम्परेचर में, जो स्टैंडर्ड एम्बिएंट रूम टेम्परेचर में क्लोरीन जो है वो गैसीय स्टेट में रहता है, इसलिए उसका गैस का फॉर्मेशन को जीरो लिया। लेकिन आयोडीन का सॉलिड का फॉर्मेशन को जीरो लिया है। समझ में आ रहा है? आयोडीन का गैस का फॉर्मेशन को जीरो नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आयोडीन रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में रहता है, तो उसका फॉर्मेशन सॉलिड को जीरो लिया है, उसका लिक्विड गैस को जीरो नहीं लिया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन गैस करोगे तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन होगा, वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड लिक्विड टू गैस, या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड टू गैस होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन गैस को जीरो नहीं लिया है। इज दैट क्लियर?
अगर आयोडीन गैस का एंथैल्पी फॉर्मेशन कोई पूछेगा, बोलोगे सर आयोडीन तो रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, तो सॉलिड से गैस फॉर्म होगा, सॉलिड से गैस होगा तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा। सॉलिड से गैस का एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्लियर है कि नहीं? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहां से है। तो उसके बाद में देखो, उसके बाद मैंने बताया कि रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये और ज्यादा माइक्रोस्कोपिकली मैंने एक्सप्लेन किया। तो पहले तो मैंने बताया ओवरऑल। तो सपोज हम लोग रिएक्शन लेते हैं C2H2 गैस प्लस 2H2 गैस इज इक्वल टू C2H2 गैस, और एक रिएक्शन लेते हैं AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस DD। इसमें स्मॉल a b c d are coefficients and capital AB are reactant, capital CD are products। तो इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, माइनस ब्रैकेट ले लिए तो 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। ऐसे लिखेंगे, समझ में आया? तो समझ में आया कि नहीं? और ऊपर का जो ए बी बी सी सी डी डी रिएक्शन है उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सी, सी कैपिटल सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी, तो सी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ब्रैकेट दिस इज प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट क्या होगा? ए इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए और बी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है? अब जो बोल रहे थे कि अगर कोई सब्सटेंस एलिमेंटरी स्टेट से फॉर्म होगा तो उसको भी लिख दो ऐसे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इज माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्राफाइट, ब्रैकेट 3 इंटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाफ इंटू फॉर्मेशन ऑफ O2। अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है। अब ये सब जीरो हो गया तो हम क्या लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लिख सकते हैं ना? तो वही चीज स्टार्टिंग में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बताया, अगर कोई सब्सटेंस एलिमेंटरी स्टेट से फॉर्म हो रहा है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है? हो गया? तो ये नोट्स में भेज दूंगा, तुम लोग खाली समझ जाओ, ठीक है? लिखना और रिवीजन करना वो बाद में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था जेई का, इसमें से कौन सा ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, 2CO प्लस O2 2CO2, Na2CO3 प्लस 2HCl NaCl H2O CO2, कार्बन ग्राफाइट प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन होगा कि नहीं? तो लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आया था जेई में, पहले आता था इजी क्वेश्चन, अब नहीं आएगा, ये समझ लो, ठीक है? तो नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, अच्छा कंबसन तो पढ़ाया नहीं गया, कंबसन बताएंगे उसके बाद ये क्वेश्चन कराएंगे। तो फिर मैं जाता हूं अटैचमेंट में जाता हूं। अब देखो नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबसन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्लियर हो गया कि नहीं? अब एंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन मतलब द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोस कंप्लीट कंबसन। अगर 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली कंबसन हो रहा है, जो एंथैल्पी चेंज होगा वही है एंथैल्पी ऑफ कंबसन। समझ में आया? इसमें 3 चीज जानना है, 1 मोल सब्सटेंस कंबस्ट होगा,
दूसरा चीज है, अगर वो कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, पूरा रिएक्ट करेगा एक मोल। तीसरा चीज है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा रिलीज होता है एनर्जी, इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। इसको कभी प्लस नहीं लेना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कोई क्वेश्चन में दिया है तो -52 किलो जूल ऐसे करके लेना है, -28 किलो जूल, -76.5 किलो जूल। तो इसका डेल्टा एच को माइनस करके लेना है क्योंकि एक्सोथर्मिक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ का प्लस होगा, कुछ का माइनस होगा, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन सभी का माइनस होगा। क्लियर है? तो और एक कैलोरीफिक वैल्यू बोल के हम लोग यूज करते हैं, तुम लोग बचपन से पढ़ के आओ कि ये मटन का कैलोरीफिक वैल्यू, एग का कैलोरीफिक वैल्यू, फिश का कैलोरीफिक वैल्यू, राइस का कैलोरीफिक वैल्यू, तो स्वीट्स का कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब फूड का एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है, उसको लेते हुए हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है? हम अगर बैलेंस डाइट देखेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू को हमें कंसिडर करना है। रोज हम लोग इतना अमाउंट ये फूड खाना चाहिए, वो फूड ये वो अमाउंट खाना चाहिए। तो एक डाइटिशियन जो है तो तुमको एक एडवाइस देता है कि एक दिन में जितना खाना बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है, जितना हम लोग खा रिक्वायरमेंट है उतना न्यूट्रिशन लेना है, उससे कम लेने से प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा लेने से भी ओबेसिटी हो सकता है। यही बोलता है ना। तो उसमें हम कैलोरीफिक वैल्यू यूज करते हैं, वो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट ग्राम ऑफ सॉलिड और लिक्विड और यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब क्या करो, 1 ग्राम का कोई भी ऑरेंज ले लो, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, बनाना जूस, किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है वो हम लोग जानना चाहते हैं। मतलब 1 ग्राम मैंगो ले लो, 1 ग्राम ऑरेंज ले लो, 1 ग्राम एप्पल ले लो, तो उसको कंबस्ट कराओगे, उसको जो डाइजेशन होगा उसमें हीट किस में रिलीज ज्यादा होगा। तो ये देखा गया कि हीट रिलीज मैंगो में ज्यादा हो रहा है, तो मैंगो का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है कि नहीं? तो एक कैलोरीफिक वैल्यू मतलब किसका 1 ग्राम से ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है, वो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। इसका यूनिट कैलोरी हो सकता है, जूल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कैलोरी में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए डेफिनेशन कैलोरीफिक वैल्यू। हो गया? एंथैल्पी ऑफ कंबशन समझ में आया कि नहीं? कंबशन का एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल CH4 का कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन CH4 का दिया है। इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा? तीन चीज याद रखो। CH4 का 1 मोल कंबस्ट होगा। दूसरा चीज, ये जब कंबस्ट होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, उसका प्रोडक्ट मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है। कोई भी सब्सटेंस कंबस्ट होगा तो मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रहेगा, उसके साथ और कुछ आ सकता है। तो ये जब रिएक्ट करेगा, इसको बैलेंस ऐसे करना है जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 आए, यहाँ पे हाफ 2 3/2 कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 1 कोफिशिएंट आए उसको बैलेंस करो, और इस इक्वेशन में जो डेल्टा एच होगा वही है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझ में आया? और वो चीज नेगेटिव होगा, -X किलो जूल होगा। ठीक है? अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ लिए। अब मैं उस अटैचमेंट में चलता हूं। नेगेटिव क्योंकि वो हीट रिलीज करेगा, वो हमेशा कंबस्ट करेगा तो हीट रिलीज करेगा, वो कभी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो अगर जलेगा तो आग निकलेगा, आग निकलेगा तो हमें हीट मिलेगा। ठीक है? आग सब खा लेता है और हीट देता है, सब चीज को जला देता है और उससे हीट प्रोड्यूस करता है, वही चीज होता है ना। तो अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 दिया है -X किलो जूल, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 दिया है -Y किलो जूल। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है, तो कैसे करोगे बोलो? बोलो।
तो मैं ऑप्शन दिया हूं यहाँ पे, ऑप्शन में x प्लस 2y 2z माइनस वाई और z माइनस एक्स माइनस वाई और y माइनस एक्स माइनस 2z। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि मैं ब्लैक बोर्ड में लिख दूं क्वेश्चन? उसका एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन, उसका वैल्यू एक से कुछ वैल्यू रहेगा। हाँ, ऑप्शन बी होगा। उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन दिया है तो इसका रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिख दिए C2H4 तो इसका रिएक्शन लिख दिए C2H2 प्लस O 5Y2O2 CO2 प्लस H2O, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन माइनस एक्स। और C2H6 का कॉम्बसन माइनस वाई दिया है तो इसका रिएक्शन भी लिख दिए। और एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन ऑफ H2 का Z माइनस जेड दिया है तो उसका भी रिएक्शन लिख दिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना, ये जो रिएक्शन दिख रहा है, इसका एंथैल्पी चेंज चाहिए। तो ये रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन जो हम लिखे हैं उसको मैनिपुलेट करने से आएगा। तो ये रिएक्शन कैसे आएगा? तो ये रिएक्शन आने के लिए क्या करेंगे, C2H2 प्लस 2H2 करना है। तो 2H2 यहाँ पे तो नहीं है, 1H2 है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। माइनस C2H6 होना चाहिए, C2H6 प्रोडक्ट साइड में आना चाहिए। यहाँ पे C2H6 रिएक्टेंट साइड में है तो इसको माइनस करेंगे तो ये प्रोडक्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 करेंगे। तो ये सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। इसको करके देखते हैं। तो माइनस करेंगे 7/2O2 5/2O2 और 1/2O2 को ऐड करने से 7/2 आता है, कैंसिल हो गया। 2CO2 को माइनस करने से 2CO2 कैंसिल हो गया। H2O प्लस 2H2O माइनस 3H2O करने से H2O कैंसिल हो गया। अब ये माइनस से प्रोडक्ट गया तो प्लस हो गया। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे करने से आ रहा है माइनस एक्स माइनस माइनस वाई और माइनस 2Z। तो ये आ रहा है माइनस एक्स माइनस 2Z प्लस वाई। समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं, एंथैल्पी ऑफ, हाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हो रहा है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रहा है, लेकिन कंबशन ऑफ H2 हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे कंबशन ऑफ H2 दिया ना। हाँ, बोथ सेम होगा, बोथ मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन कंबशन इसका H2 होगा। ठीक है, तो और एक डायरेक्ट मेथड है। वो डायरेक्ट मेथड क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। रिलेशन ऐसा है, देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, लेकिन कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। क्या समझ में आया? ये याद रखना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है।
तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ combustion of reactant minus summation of enthalpies of combustion of product, और म्यू पी म्यू आर हो गया कोफिशिएंट। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन समझ में आया कि नहीं, बोलो। म्यू मतलब कोफिशिएंट, मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई कोफिशिएंट 2 1 3 ऐसे रहेगा, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के साथ वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। जो क्वेश्चन में देगा उससे करना है, दोनों से होगा, क्वेश्चन में जो जैसे दिया है उस टाइप का करना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उसका डेफिनेशन में बोल देता हूं। द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base is known as enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization मतलब क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से न्यूट्रलाइज होने से जो एंथैल्पी रिलीज होता है वही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है, क्लियर है। ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से न्यूट्रलाइज होगा, तो जो हीट रिलीज करेगा वो बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है -13.7 किलो कैलोरी, ये होता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस -13.7 होता है, या -57.3 किलो जूल है। -13.7 नहीं है, -13.68 है, हम इसको 7 ले रहे हैं, और उसको अगर 4.184 से मल्टीप्लाई करोगे तो -57.31 समथिंग आएगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है -57.3 किलो जूल और -13.7 किलो जूल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्लियर है? हाँ? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ना मैंने लिखा है वहां पे, देखो। हाँ, सबके लिए इतना ही होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ H3O प्लस से ज्यादा होगा, जो लोरी ब्रोंस्टेन में पढ़ाए थे ना, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो HClO4, HbRO4, HiO4, HCl, HBr, H2SO4, HNO3, ये सब एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, क्योंकि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ H3O प्लस से ज्यादा होता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और ओ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओ एसिड में न्यूट्रलाइजेशन में इतना होगा। लेकिन वीक एसिड, मान लो वीक एसिड, दोनों में कोई एक वीक हो गया, इधर एसिड वीक हो गया या बेस वीक हो गया, या एसिड बेस दोनों ही वीक हो गए, तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 13.7 से कम होगा। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, स्टडी करते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन है, क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मोस्टली नेगेटिव ही होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। वो कैसे, किसका ऊपर डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मोस्टली नेगेटिव होता है। हाँ, नेगेटिव ही लो, नेगेटिव ही लो।
क्योंकि जब न्यूट्रलाइज होगा तो H प्लस ओ एच माइनस रिएक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉजेस रिलीज इन एनर्जी, तो नेगेटिव ही ले लो। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये न्यूट्रलाइज मान लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए NaOH, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये दोनों न्यूट्रलाइज होने से सॉल्ट बन रहा है NaCl और वाटर आ रहा है, ये रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ये जब न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो ये न्यूट्रलाइज होके जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट को हम लोग ब्रेक करके भी ले सकते हैं। तो ब्रेक करके कैसे लेंगे कि डेल्टा HCl का पहले आयनाइजेशन होगा, HCl आयनाइज होगा, HCl माइनस H प्लस देगा, NaOH आयनाइज होगा, OH माइनस Na प्लस देगा। अब H प्लस OH माइनस जब न्यूट्रलाइज होता है तो एनर्जी रिलीज होता है -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस का एनर्जी इतना रिलीज होता है, तो इतना एनर्जी रिलीज होगा H प्लस OH माइनस का, और ये आयनाइजेशन में भी कुछ एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। कोई भी एसिड या बेस जब आयनाइज होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है उसका आयोनाइजेशन में कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा। डेल्टा एच आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 0 है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 0 है। तो ओवरऑल कितना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो डिसाइड करता है -13.7 जो H प्लस ओ एच माइनस का रिएक्शन से रिलीज होता है, प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ बेस। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से दोनों का आयनाइजेशन 0 हो जाएगा, तो 0 होगा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ये रिएक्शन होगा -13.7 किलो कैलोरी। क्या बोलो, सही है कि नहीं? नहीं नहीं, सॉल्ट तो आयनिक फॉर्म में रहेगा, वो कंबाइन नहीं करेगा, तो उससे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगा नहीं कि रिलीज नहीं होगा। देखो फिर से मैं बोलता हूँ, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कोई रिएक्शन का कैसे होगा। रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में बेसिक रिएक्शन होता है H प्लस प्लस ओ एच माइनस। न्यूट्रलाइजेशन में बेसिक रिएक्शन H प्लस प्लस ओ एच माइनस होता है। कोई भी एसिड लेंगे वो आयनाइजेशन होगा, बेस लेंगे वो भी आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि आयनाइजेशन अगर कंप्लीट नहीं होगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगा तो हम लोग ओवरऑल एनर्जी कितना, नेट एनर्जी चेंज कितना होगा, -13.7 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ H प्लस Cl माइनस प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ Na प्लस प्लस ओ एच माइनस। लेकिन ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से उसका आयनाइजेशन 0 होगा, तो इसका आयनाइजेशन 0 होने से नेट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा -13.7 प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन HCl प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन NaOH, मीन्स ओवरऑल -13.7 ही होगा। क्लियर है? एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इनटू इट्स आयन, HCl से H प्लस Cl माइनस बनेगा, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। NaOH से Na प्लस OH माइनस बनेगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NaOH। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बॉर्न हार्बर साइकिल और एक है, वो वो आएगा लास्ट में आएगा। हाँ, लैटिस एनर्जी रहेगा उसमें, वो लास्ट में आएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। अब मान लो एक वीक एसिड हम ले लिए, एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर एसिटिक एसिड एक वीक एसिड ले लिए और एक बेस ले लिए NaOH, तो एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन होगा, इसमें एसीटेट आयन H प्लस देगा, NaOH का भी आयनाइजेशन होगा OH माइनस। CH3COH वीक एसिड है, उसका 0 नहीं होगा।
NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका 0 होगा। तो इसमें H प्लस OH माइनस से -13.7 किलो कैलोरी निकल रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज -13.7 प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NaOH। लेकिन NaOH तो 0 है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिटिक एसिड का मान लो 0.5 किलो कैलोरी है, तो प्लस 0.5 किलो कैलोरी है एसिटिक एसिड का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो अगर ये 0.5 किलो कैलोरी है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद NaOH कितना होगा, -13.2 किलो कैलोरी होगा कि नहीं। मतलब क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -13.7 प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेस। ये लिखेंगे कि नहीं, ये लिखेंगे। इसमें अगर दोनों में कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसका आयनाइजेशन 0 हो जाएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 0 नहीं होगा, जितना होगा वो वैल्यू एग्जाम में देगा, या एग्जाम में वो वैल्यू पूछेगा, ये वैल्यू देगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू देगा। ठीक है, ये पेज समझ में आया। ये पेज समझ में आ गया। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन दिया करने के लिए। इसका आंसर मत देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। एक क्वेश्चन दिया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN KOH दिया -12.2। तो इसमें पूछा है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN। ठीक है, तो मेरे को इसका आंसर बताओ। अगर HCN, ये कॉपी में लिखो, HCN KOH का न्यूट्रलाइजेशन है -12.2, HCN का आयनाइजेशन कितना है। हाँ, 1.5 होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन करो, इफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl NH4 इज -12.4 किलो कैलोरी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH कितना होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN और NH4OH कितना होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। देखो ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में समझाता हूँ। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, -13.7 प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ KOH। लेकिन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ KOH 0 होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN चाहिए, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -12.2 दिया है, आयनाइजेशन ऑफ HCN क्या होगा, -13.7 इस तरफ गया, तो क्या हो गया, +13.7 हो गया। तो ये +13.7 -12.2 हो गया, तो ये आ गया 1.5। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN हो गया 1.5। ठीक है, तो ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NH4OH ये है -12.4, तो ये -12.4 लिख दो। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCl 0 हो गया, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH चाहिए, प्लस H प्लस OH माइनस से -13.7 आएगा। तो ये -13.7 इधर आ गया, 13.7 -12.4 1.3 आ गया। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH। अगर थर्ड क्वेश्चन करना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN, तो -13.7 प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH। तो
डेल्टा एच कितना होगा -13.7 प्लस इसका आयनाइजेशन ऑफ HCl, ऊपर का फॉर्मूला यूज करो 1.5, और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4 एच ऊपर का यूज करो 1.3, तो ये आ रहा है -10.5 किलो कैलोरी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कांस्टेंट होता है -13.7। अगर दोनों में कोई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, हाँ सेम होता है, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लिखते हैं, नहीं तो किरचॉफ इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन समझ में आ गया। तो अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना है, चाहो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 करो, अब दिख रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है। हाँ 11.2 होगा। हाँ 11.2 सही है। देखो 2480 को -2.48 क्या किलो कैलोरी लिख सकते हो ना। तो इसको लिख सकते हो -2.48, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम रखना है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या लिखेंगे, -2.48 किलो कैलोरी इज इक्वल टू -13.68, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जितना होगा वो लिखना है, और टोटल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ लिखना है, प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCl प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ KOH। KOH तो जीरो होगा, नहीं ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCl कितना होगा, -2.48, तो कितना आ रहा है 11.2 किलो कैलोरी आ रहा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी ही लेते हैं, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी। एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, एंट्रोपी।
एंट्रोपी फ्री एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार ट्राई करो, 12 नंबर। होगा कि नहीं बोलो, कैसे होगा, कैसे होगा मेरे को बताओ। हम्म, हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कॉम्बसन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 327 किलो जूल। हीट लिबरेटेड बोला है तो माइनस लेंगे ना, और 7.8 ग्राम मतलब क्या है। हाँ, तो बेंजीन है C6H6, मालूम है तो, C6H6 बेंजीन लिक्विड होता है। तो बेंजीन लिक्विड का मोलर मास 78 ग्राम, 7.8 में इतना हीट रिलीज हो रहा है, तो डेल्टा एच कॉम्बसन कितना होगा बोलो। नहीं 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 नहीं, ये वैल्यू से कॉम्बसन कितना होगा। डेल्टा एच कॉम्बसन पर मोल होता है ना, पर मोल होता है, एक मोल के लिए डिफाइंड है। नहीं, -3270 किलो जूल होगा कि नहीं। क्यों होगा, क्योंकि 7.8 ग्राम में इतना है, तो 78 ग्राम लेना है, इसका मोलर मास है 78 ग्राम, ग्राम मोलर मास है 78 ग्राम, तो 78 ग्राम में कितना होगा, इसका 10 टाइम्स होगा ना। और ये रिलीज हो रहा है बोल दिया तो माइनस लेना है, तो डेल्टा एच को माइनस लेना है, तो ले लिए। तो ये क्या बोल रहा है, हीट हैज बीन मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी, क्यूवी क्या है, डेल्टा यू। तो हीट मेजर किया, ओ हीट ये आया, मतलब ये डेल्टा यू है फिर। तो डेल्टा यू यहाँ पे दिया है -3270 किलो जूल। तो ये हीट बोल रहा है, मतलब क्यू, ये डेल्टा एच हीट क्यू नहीं है, सॉरी, डेल्टा एच क्यू नहीं है। डेल्टा एच क्यू तभी होगा जब कांस्टेंट प्रेशर में मेजरमेंट होगा। समझ में आया। कुछ स्टूडेंट हीट दिया मतलब वो डेल्टा एच सोचते हैं, वो गलत है। तो ये बोल रहा है कि ये जो हीट मेजर हुआ एक कांस्टेंट वॉल्यूम में मेजर हुआ, तो मतलब क्यू भी वो डेल्टा यू होगा, कितना है, -3270 किलो जूल हो गया। तो ये बोल रहा है हीट ऑफ कॉम्बसन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, अब बोल रहा है डेल्टा एच कितना होगा। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन समझ में आने से कर ही लोगे, क्योंकि फॉर्मूला सबको मालूम है, क्वेश्चन समझना ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो डेल्टा एच पूछ रहा है कैसे करे, डेल्टा एच इक्वल टू, हाँ डेल्टा एनजीआरटी। इसमें स्टूडेंट दो जगह गलती कर सकता है। पहला है डेल्टा एनजी कितना होगा उसको पता नहीं है। अब मैं इक्वेशन लिखूं क्या इसका, C6H6 लिक्विड जब O2 से रिएक्ट करेगा CO2 देगा और वाटर देगा। ये बोल रहा कि 27 डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे, तो वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा, और ये गैस होगा, ये गैस होगा। तो इसका बैलेंस करते हैं, तो कार्बन कितना है, कार्बन 6 है तो 6 लिख दो। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 6 है तो 3 कर दो। अब ऑक्सीजन कितना होगा, 6 दूनी 12, 3 15, तो 15/2 कर देते हैं। तो अब ये बताओ डेल्टा एन गैस कितना होगा।
हम लोग डेल्टा एच निकाल रहे हैं 1 मोल के लिए, फिर बाद में कन्वर्ट कर देंगे क्या है। तो डेल्टा एन गैस कितना है, डेल्टा एन गैस होगा 6 माइनस 15/2। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकता है, 6 माइनस 15/2। स्टूडेंट क्या करेगा, 3 + 6 माइनस 15/2 -1, सबको गैस लेके कर देगा तो गलत हो गया। तो ये कितना आएगा, -3/2 ना, 1/2, -3/2 लेना है। तो -3/2 लेना है, तो यहाँ पे डेल्टा यू हो गया -3270 प्लस डेल्टा एन गैस हो गया -3/2 इंटू आर। आर कितना है, ये तो जूल में दिया, तो 8.314 ले लो, इंटू टी है 300। लेकिन ये किलो जूल है, ये जूल में आया, तो 2000 करना है। स्टूडेंट 2000 करना भूल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है, या डेल्टा एन जी में मिस्टेक कर सकता है। तो ये पर मोल आ रहा है, अगर क्वेश्चन में पर मोल चाहिए तो ये आंसर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में 7.8 ग्राम के लिए पूछा है, तो जितना आएगा बाई 7.8 कर दो, फिनिश। सॉरी, बाई 10 कर दो, जो आंसर आएगा डिवाइड बाई 10 कर दो तो होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये जेई में आता है, कई बार आ चुका है, कम से कम 2 3 4 बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में रिएक्शन चेंज कर देगा, ऐसे सब देगा डाटा और पूछेगा। ओके, हाँ कर सकते हैं, पहले से ही लेके ये वैल्यू लेके करेंगे, इसमें 327 पुट कर दो, वो भी कर सकते हैं। 1 मोल लेना है। हाँ, तो क्वेश्चन में जो पूछेगा वही करना है, 1 मोल के लिए करना है, तो अकॉर्डिंगली डेल्टा एच वैल्यू लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस दिया है, तो कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। कैसे करोगे बोलो। हाँ, वो लेंदी हो जाएगा। देखो, पहले जो टारगेट इक्वेशन पहले लिख लो, टारगेट इक्वेशन। टारगेट इक्वेशन क्या है, कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड बोल रहा है, तो बेंजोइक एसिड को कंबस्ट करा देते हैं भाई। C6H5 बेंजोइक एसिड, COH, ये होता है बेंजोइक एसिड, तो इसको कंबस्ट करा देते हैं, O2। हाँ, डायरेक्टली होगा ना। तो कार्बन कितना है, 6 1 7 है, यहाँ पे 7 कर दो। और हाइड्रोजन कितना है, 5 1 6 है, 3 कर दो। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 14 हो गया, +3 17 हो गया। यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो 15 बचा, तो 15/2 कर दो, हो गया। तो ये बेंजोइक एसिड एक्चुअली गैस नहीं होता है, सॉलिड होता है, ये गैस है। ओके, ये सॉलिड दिया है, देखो सॉलिड दिया है, ऐसे देता है क्वेश्चन में। ये गैस है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये दिया है। तो हमें इसका निकालना है क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 7 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बताओ,
-393 प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताओ -286। ये हो गया प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड कितना दिया -408 प्लस 15/2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 वो तो दिया नहीं है, O2 तो जीरो है तो क्या देने का जरूरत नहीं है। तो इससे हमारा हाँ रिएक्शन रिएक्शन नहीं सॉरी डेल्टा एच रिएक्शन होगा। अब डेल्टा एच रिएक्शन इस इक्वेशन में डेल्टा एच रिएक्शन इसका डेल्टा एच कंबशन नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये तो कॉम्बस्ट हो रहा है ना। अगर रिएक्शन कॉम्बशन हो रहा है तो उसका डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा एच कॉम्बशन ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये तो डेल्टा एच आ गया, ये क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो डेल्टा एच आ गया। डेल्टा एच क्या होगा क्यूपी होगा। तो हीट ऑफ कंबशन पूछ रहा है, एंथैल्पी आ गया, हीट पूछ रहा है तो क्यूपी कांस्टेंट प्रेशर में क्यूपी डेल्टा एच आ गया। तो ये बोल रहा है क्यूबी बोलो, इसका क्यूबी निकालना है। तो क्यूबी मतलब डेल्टा यू। तो डेल्टा एन गैस मिल जाएगा तो हो जाएगा। डेल्टा एन गैस कितना होगा यहाँ पे देखो तो, डेल्टा एन गैस कितना आ रहा है, यस -1/2 आ रहा। तो उसके बाद कर लोगे ना। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन, जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, 12 नंबर जेई का नहीं है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आया था। अब 11 12 तो सेम टाइप है। क्योंकि कोई इक्वेशन अगर कंबशन होगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसका कंबशन होगा, दिस इज बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन में ही ऐसे बोला है ना। तो आज हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन सब हो गया। तो अब तुम लोग क्या करो ना, ये जो क्वेश्चन है इसको करो और पैकेज से जो जो क्वेश्चन है वो करते करते जाओ। ठीक है, और बाकी एंथैल्पी हम थोड़ा सा मैं देख ले, एक बार मैं अटैचमेंट में जाता हूँ। अच्छा इसमें ही था ना डेफिनेशन। हाँ फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तुम लोग थोड़ा टाइम निकाल के अटेंड करो। नहीं तो क्या होगा ना, सिलेबस नहीं होगा ना। अब हाँ जितना होगा उतना एग्जाम में आएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स भी कंप्लीट नहीं होगा लगता है। कंप्लीट करा देंगे लेकिन देखो अच्छा से करना है, स्टूडेंट्स को भी टाइम मिलना चाहिए ना कंप्लीट है। हाँ अच्छा से होना चाहिए। हाँ ईयर एंडिंग में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इन बिटवीन कंप्लीट होने के लिए देखो मेन चीज है कि हाँ हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएगा, थोड़ा बहुत आएगा केमिकल काइनेटिक्स से। तो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर लो। तो इसके बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैंने कर दिया। इसके बाद ये छोटा छोटा चीज है, एक एक मिनट में हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब the total enthalpy change that takes place when one mole of anhydrous or partly hydrated salt combine with required number of water molecule to form specific hydrate। मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट सॉलिड 5 वाटर लिया, कॉपर सल्फेट 5 वाटर, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब दोनों साइड में सॉलिड होगा, दोनों साइड में सॉलिड होगा। एक अनहाइड्रेट सॉल्ट, एक हाइड्रेट। हाइड्रेट सॉल्ट तो सुने हो ना, ब्लू वाइट रोल, व्हाइट वाइट रोल, ग्रीन वाइट रोल।
ऐसे हाइड्रेट सॉल्ट रहता है, ग्लाबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट 10 वाटर। तो कॉपर सल्फेट 3 वाटर, कॉपर सल्फेट 3 वाटर का भी हाइड्रेट होता है, तो उसमें एंथैल्पी जो चेंज होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। फेरस सल्फेट 7 वाटर जो है, फेरस सल्फेट में 7 वाटर ऐड करेंगे तो इसमें जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड जब वेपर में चेंज हो रहा है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? वेपोराइजेशन क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा मेल्टिंग पॉइंट में, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। चेंज होने के लिए जो एंथैल्पी चेंज चाहिए वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब ले लेंगे सॉलिड H2O, सॉलिड आइस चेंज हो रहा है H2O लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ले लो H2O लिक्विड चेंजिंग टू H2O वेपर, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मींस डायरेक्ट सॉलिड टू गैस। 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर एट इट्स टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। बिलो मेल्टिंग पॉइंट से अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया वेपर, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो, प्रोसेस सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो, तो मेल्टिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर देना है और वेट करना है। धीरे 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 जितना भी सॉलिड है वो पूरा गैस में चेंज होगा। तो 1 मोल चेंज होने में जितना एंथैल्पी एब्जॉर्ब होगा वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन एंथैल्पी चेंज स्टेट फंक्शन होता है, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्यों होता है? क्योंकि देखो सॉलिड से लिक्विड आएगा, लिक्विड से वेपर आएगा, तो डायरेक्ट सॉलिड से जब वेपर आएगा तो हम क्या करेंगे, तो सिंगल स्टेप में जितना एंथैल्पी चेंज होगा 3 स्टेप में एंथैल्पी चेंज होगा। इनिशियल फाइनल सेम है तो टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा एंथैल्पी ऑफ सॉलिड से लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी सब एंथैल्पी फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फ्राइडे को ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और इसका न्यूमेरिकल्स भी करते जाओ, अभी अभी करो तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इसका थ्योरी मैं फिर फ्राइडे को कंटिन्यू करूंगा। राइट देन।